जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ हैं मयंक, जिन्होंने भी आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 13th रैंक हासिल की है। इकोनॉमिक्स मयंक का सब्जेक्ट रहा है। तो आज हम बात करेंगे मयंक से कि कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, कैसे क्या इन्होंने स्ट्रेटेजी इनकी रही, और एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि एक लंबा समय होता है, किन किन फेजेस से ये गुजरे, इन सभी के बारे में हम मयंक से विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह जो वीडियो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। मयंक जो इकोनॉमिक्स की बुक लिस्ट और अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे वो तो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट को हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो मयंक अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे वो सभी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको सबके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। तो मयंक, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने काफ़ी कम एज में इतना बड़ी सफलता आपने अर्जित की है, तो इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मयंक, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे साथियों को, अपनी ग्रेजुएशन या 10th 12th आपने कहाँ से की, उन सब चीज़ों के बारे में। मैंने मेरे 10th और 12th भिलवाड़ा से ही सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट की है। मेरे 12th में साइंस मैथ्स स्ट्रीम था, मैथ्स और इकोनॉमिक्स मेरे ऑप्शनल थे। 2013 में मेरी 12th कंप्लीट हुई और 2016 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की बीए माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय से। 2018 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में कंप्लीट हुई सेम कॉलेज माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय से। और सेम ईयर में मैंने नेट जेआरएफ का पेपर दिया और उसी वर्ष मैंने उसे क्वालिफाई भी किया और वो मेरा पहला अटैम्प्ट था। और दिसंबर 2018 में मैंने आईआईटी रुड़की में पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और अभी मैं वहीं पीएचडी कंप्लीट अपनी परस्यू कर रहा हूँ। तो मयंक, जैसा कि आपने बताया आपके 12th में साइंस रही हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट थे, लेकिन आपने फिर ग्रेजुएशन में साइंस को कंटिन्यू ना करते हुए इकोनॉमिक्स को क्यों परस्यू किया एज ए करियर ऑप्शन? इसके क्या रीज़न थे, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सर, मुझे 12th में ही मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। अब मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए मैं ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स लूँ जो मुझे उसमें हेल्प कर सकें। तो मैंने अपने सीनियर्स और टीचर्स से बात की, तो उन्होंने मुझे बीए परस्यू करने के लिए सलाह दी। तो उसमें मैंने जो मुझे सही सब्जेक्ट्स लगे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स थे, तो उन्हीं को मैंने अपने बीए में लिया। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही था बीए करने का कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है। पर हाँ, उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्ज़ाम देना है। उस टाइम तक केवल आपका ये था कि गवर्नमेंट जॉब अपने कहीं ना कहीं हासिल करनी है। जी। तो मैम, जैसा आपने बताया कि आपने 2018 में आपकी एमए हुई है और 2018 में शायद जून में आपकी जेआरएफ हो चुकी थी, तो आपने रनिंग में अपनी एमए के साथ जेआरएफ क्लियर किया है। तो इसके लिए आपने मैम कहीं से कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी करके ही आपने उस चीज़ को क्लियर किया था? नहीं सर, मैंने कोचिंग कहीं से भी नहीं ली है। मैंने अपने जो एमए का मेरा सिलेबस था उसको मैंने बहुत अच्छे से उसको मैंने पढ़ाई किया है। और मेरे हिसाब से अगर हम एमए के अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है जेआरएफ के लिए, नेट जेआरएफ के लिए। जी सर। तो 2018 में मैम आपने आईआईटी रुड़की में एडमिशन ले लिया पीएचडी में। तो आपके माइंड में, क्योंकि आपने अभी बताया कि आपका नहीं था शुरू में इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा कोई गोल, कि आपकी केवल गवर्नमेंट जॉब आपका एक ऑब्जेक्टिव था, तो आपने कब सोचा कि आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए करियर ऑप्शन आपको अपीलिंग कब लगा और आपने कब से इसके बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया? सर, जब बीए का लास्ट ईयर आया तो फिर यही था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि तब तक कोई जॉब वगैरह के लिए भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने यही सोचा कि क्योंकि जो बाकी मेरे टीचर्स थे तो वो उन लोगों को मैंने देखा, तो उनका जॉब प्रोफाइल देखने के बाद मुझे पता चला कि एमए नेट करने मतलब नेट एमए करने के बाद नेट जैसे भी कोई चीज़ होती है और उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और उस दौरान मैं कई जगह पढ़ा भी रहा था, तो एक टीचिंग के प्रति मेरा इंक्लिनेशन बढ़ा। और फिर रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होने की वजह से भी मुझे लगा कि नेट मेरे लिए एक उपयुक्त क्वालिफ़िकेशन होगी। और इसलिए सर मैंने जो है बीए थर्ड ईयर के बाद एमए को परस्यू किया और फिर उसके बाद मैंने नेट का पेपर दिया सर। तो 2018 में आपने पीएचडी एडमिशन ले लिया था और नवंबर 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट राजस्थान में आया था। तो आपने फिर अब कैसे इसकी तैयारी स्टार्ट की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैम, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आप उससे पहले ही इसके बारे में प्रिपरेशन कर रहे थे इस चीज़ के लिए, या नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप पीएचडी कर रहे थे तो टच में आपके सब्जेक्ट था, तो सीरियसली आपने प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्टार्ट की थी या आप पहले से इसमें प्रिपरेशन कर रहे थे?
सर सब्जेक्ट में कमांड तो मेरी पहले से ही थी। पहले से ही मैं मेरा एमए जब मैंने जब एमए को ऑप्ट किया तो फिर मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, नॉट ओनली राजस्थान, कहीं पे भी किसी भी स्टेट में, वो मुझे देना ही है। तो फिर मैं अपने सब्जेक्ट्स में हमेशा टच में रहा उससे। मैंने आफ्टर पीएचडी के दौरान भी मैं ये कोशिश करता था कि मैं अपने सब्जेक्ट को रिवाइज़ करता रहूँ। तो मैं सब्जेक्ट में बिल्कुल टच में रहा उसके, और इसलिए जब ये नोटिफिकेशन आया तो जो इंटेंसिटी थी प्रिपरेशन की वो थोड़ी बढ़ गई। बल्कि बाकी जो सब्जेक्ट को लेकर के प्रिपरेशन थी वो तो पहले से ही मैं कर ही रहा था। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सब्जेक्ट के टच में थे शुरू, मतलब आपने सब्जेक्ट कभी छोड़ा नहीं और आपने पहले ही माइंड बना लिया था कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है। तो हम आपकी इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, पर क्योंकि जब वैकेंसी आ गई थी तो आपका इकोनॉमिक्स में टच में इकोनॉमिक्स आपके रहा। लेकिन जीके का पेपर जो राजस्थान में एक होता है, 50 नंबर का पेपर होता है, 150 सब्जेक्ट होता है, तो जीके का पेपर आपने कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि तब तक आपने जीके पढ़ा नहीं था, क्योंकि राजस्थान जीके का वो पेपर है, राजस्थान जीके उसमें केवल आता है। तो उसके लिए आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आपको पता लगा कि हाँ हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है, या क्या तरीका है, कैसे आपने उसके लिए किया? सर जीके का पेपर बहुत टफ होता है राजस्थान का, और उसके लिए बहुत पढ़ाई भी करनी होती है। तो सब्जेक्ट तो मेरे टच में था, लेकिन जीके के मैं बिल्कुल भी टच में नहीं था। लेकिन मेरे कई फ्रेंड्स थे जो कि राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मैंने सलाह ली कि कौन सी बुक मैं लूँ। सर मैंने आपसे भी काफ़ी बार बात की थी कि मैं कौन सी बुक परस्यू करूँ इसके लिए। तो आपकी सलाह और बाकी फ्रेंड्स की सलाह से मैंने लक्ष्य की किताब आती है, उसको मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए सिलेक्ट किया। और उसको अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो राजस्थान जीके है वो अच्छे से तैयारी हो सकती है। और फिर मैं एक क्वेश्चन बैंक भी लेकर के आया था राजस्थान के जीके का, तो उसकी भी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की। तो सर इस तरीके से मैंने अपना राजस्थान जीके जो है वो कवर किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मयंक, आपने राजस्थान जीके में वो राजस्थान इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसके लिए क्या किया था? बाकी तो आपने लक्ष्य की बुक जैसे सजेस्ट की है सबको, लेकिन जो राजस्थान इकोनॉमी वाला जो डायनेमिक पोर्शन है उसको आपने कहाँ से कवर किया था? सर जो राजस्थान का इकोनॉमी वाला पार्ट है उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक बुक तो नहीं है। मैंने उसके लिए सर ज़्यादातर गूगल पे ही मैं किया, और यूट्यूब चैनल्स पर। तो ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं अवेलेबल जो कि राजस्थान इकोनॉमी के पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ही नहीं है, जो आरएएस की तैयारी करवा रहे हैं और जो बाकी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे से कवर कर लेते हैं इकोनॉमी पार्ट को। उसको मैंने देखा। और सर राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे वो तो मतलब आपको कवर करना ही है, भले ही आप उसको पूरा ना पढ़ें, पर उसकी जो समरी होती है उसको अच्छे से पढ़ लें। और जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स के शुरू में जो जस्ट होता है उसको अच्छे से पढ़ लें, वो भी काफ़ी होता है। तो सर हाँ, एक तो इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा मैं यूट्यूब चैनल्स पर ही रिलाई किया मैं ज़्यादातर। तो साथियों, जैसा मयंक ने बताया कि जो राजस्थान इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी ज़रूरी है। राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू इतना इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, चाहे आरएसएम एसएसबी उसको कंडक्ट कराता है, अगर राजस्थान इकोनॉमी सिलेबस में है तो आपका एक भी क्वेश्चन राजस्थान का जो इकोनॉमिक रिव्यू है उससे बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू से आएंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, आपको राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ना ही है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाएँ तो जैसा मैंने बताया, आप जो फर्स्ट चैप्टर में उसके एक ओवरव्यू होता है पूरे इकोनॉमिक रिव्यू का, उसको आप ज़रूर करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मयंक, अब जीके की बात हमने कर ली है, तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के बारे में आप बताइए कि सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की यूनिट वाइज, जो सिलेबस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रहा है उसके लिए। जी सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एच.एल. आहूजा को परस्यू किया। वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी बच्चे पढ़ते ही हैं उसको। उसमें लगभग सारा सिलेबस कवर हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। दूसरा सर, मैंने जो NCERTs हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। और कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जैसे TR जैन वीके होरी की, तो वो क्लास 12th के लिए रेफरेंस बुक है। वो भी आपका जो बेसिक्स है बहुत अच्छे से कवर कर लेती है। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इनफ है। और सर जो सेकंड यूनिट होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके लिए भी मैंने एच.एल. आहूजा और NCERT और TR जैन और वीके होरी की, उसकी भी रेफरेंस बुक अवेलेबल है। तो सर वो मैंने परस्यू की थी। TR जैन और वीके होरी की आप बात कर रहे हो, ये इंग्लिश मीडियम में आती है ना? जी सर, TR जैन वीके होरी तो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। एच.एल. आहूजा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। जी सर।
और जो हमारा थर्ड यूनिट है सर वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके लिए मैंने एम एल जिंगन की जो बुक है वो परस्यू किया था, और वो भी सर इंग्लिश मीडियम की बुक है, पर वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है एम एल जिंगन की किताब। जी बिल्कुल। और सर जो हमारी फोर्थ यूनिट है सेकंड पेपर में, जो फर्स्ट यूनिट है वो है सर इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी के लिए सर एक तो मैंने यूट्यूब चैनल्स पर फोकस किया, और दूसरा दृष्टि जो आईएएस है उसकी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक हिंदी मीडियम में किताब आती है, वो सर मैंने सिलेक्ट की थी उसको पढ़ने के लिए। मैंने ये देखा था कि जो भी हमारा इंडियन इकोनॉमी का असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस है उसमें सर सब कुछ वो अवेलेबल था, और अगर आप लेटेस्ट एडिशन लेंगे तो फिर आपको जो डेटा है वो भी अपडेटेड मिलेगा। सर क्वालिटेटिव टेक्निक के लिए मैंने कैलाशनाथ नागर की जो हमारी एमडीएसयू में काफ़ी यूज़ की जाती है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए, तो वो मैंने अच्छे से पढ़ी थी। और सर एक एसबी गुप्ता की इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल एक बुक है, तो वो भी मैंने इस दौरान अपने यूज़ किया था। सर जो लास्ट यूनिट है हमारी वो है पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एच.एल. भाटिया को उससे मैंने पढ़ाई की थी, पर सर उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए सर जो सिलेक्टिव स्टडी ही मैंने उससे की। और फिर उसके बाद सर गूगल तो मतलब यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया ही था काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने के लिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सर क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैंने डोमिनिक सेल्वाटोर की जो किताब है, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बाइबल भी कहा जाता है, तो सर उसको मैंने उससे मैंने पढ़ाई की थी, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी थी वो मुझे मिल गई थी उस किताब से सर। आपने जो इकोनॉमिक्स की आपने जो 2 पेपर में 6 यूनिट होती है, 3 और 3, उनके बारे में आपने अच्छे से बताया है कौन सी बुक्स आपने रेफ़र की। लेकिन जो हम बात करते हैं मयंक, तो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी की तरह इतना स्टैटिक है नहीं। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जो इंडियन इकोनॉमी जो आपके सिलेबस में है पेपर 2 में, और जो पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो पेपर 2 की ये यूनिट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। तो इनको कवर करने के लिए आपने क्या एक्स्ट्रा किया, वो भी आप हमारे साथियों को बताएं। सर डायनेमिक पोर्शन कवर करने के लिए एक ही तरीका है, न्यूज़पेपर्स को आप रेगुलरली फॉलो करें। मैंने सर एक तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस और एक इंडियन एक्सप्रेस, 2 पेपर्स को मैंने फॉलो किया। उनका जो इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है उसको आप अच्छे से पढ़ें तो आपका डायनेमिक पार्ट उससे कवर हो जाएगा। एक विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है, तो वो सर अगर आप रेगुलरली उसको पढ़ेंगे तो उससे भी जो आपका डायनेमिक पार्ट है वो कवर हो जाता है, और एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है सर डायनेमिक पोर्शन कवर करने के लिए। तो मयंक आपने का जो स्कोर था वो कितना था तीनों पेपर का, वो अपने साथियों को आप बता दें, जो जीके और दोनों पेपर हैं। सर जीके और दोनों पेपर का मिला करके मेरे 110 मार्क्स थे। जी सर। और इसके बाद जो आपने रिजल्ट आया, क्योंकि 110 मार्क्स आपके थे तो वो आपको पता था कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, तो उसके बाद आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? कब से आपने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की इंटरव्यू? क्योंकि आपने एग्ज़ाम के बाद डेफिनेटली रेस्ट लिया होगा, फिर आप पीएचडी भी कर रहे थे, आप उसमें भी इन्वॉल्व हुए होंगे अच्छे से, तो आपने इंटरव्यू के लिए कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की और कैसे कैसे आप आगे इंटरव्यू में बढ़े, उसके बारे में बताइए। सर इंटरव्यू के लिए मैंने जनवरी सर प्रिपरेशन शुरू की थी जब रिज़ल्ट आ गया था। उसके बाद जून में रिज़ल्ट आया था 14 जून को, उसके बाद से मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू की। तो सबसे पहले मैंने जो मेरे सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स के उनको रिवाइज़ करना शुरू किया, क्योंकि जीके एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में ही उसको देखूंगा। तो इकोनॉमिक्स में भी मैंने माइक्रो और मैक्रो का रिवीजन ज़्यादा अच्छे से उस पर फोकस किया, और फिर उसके बाद मैंने इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे फोकस किया। फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए, वो मैंने कहीं किसी कोचिंग में नहीं दिए थे, हमारे मेरे ही गवर्नमेंट जिस कॉलेज से मैंने पीजी कंप्लीट किया था उस कॉलेज में ही एक सर थे डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा सर, उनके घर पे हम लोग बाकी मेरे मित्रगण हम सब मिलकर के मॉक इंटरव्यूज़ दिया करते थे, और उसने मेरी बहुत मदद की है इस सिलेक्शन में सर। वहाँ पर क्योंकि बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी आरपीएससी के इंटरव्यूज़ दे के आए थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। आप भी सर वहाँ पे थे ही, आपने भी गाइड किया ही सर। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बताया कि बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, वहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो वहाँ मैंने सर मॉक इंटरव्यूज़ दिए 5-6, और उन्होंने सर मेरी काफ़ी मदद की। तो इसके अलावा मयंक आपने फिर जीके भी प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए?
जी सर, मैंने जीके बिल्कुल प्रिपेयर किया था। जीके तो देख के जाना ही था। तो लास्ट के जो 10 दिन थे उनमें मैंने जीके पर फोकस किया। तो ऊपरी हमें सिर्फ एक बेसिक लेवल देखना है राजस्थान के जीके का। तो जैसे ज्योग्राफी है तो राजस्थान का जितने ज़िले हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, और जो बहुत ही मतलब एक बेसिक सी चीज़ें जो आपसे इंटरव्यू बोर्ड उम्मीद करता है कि आपको आना चाहिए राजस्थान का जीके, क्योंकि आप राजस्थान से ही हैं। तो वो मैं पढ़ करके गया था। और फिर उसके बाद सर मैंने जो हमारी करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स आती हैं, वो पिछले 4-5 महीने की मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी उनकी। तो सर मैं राजस्थान जीके के लिए इतना ही देख करके गया था इंटरव्यू। साथियों, जैसा मयंक ने बताया कि इन्होंने इंटरव्यू के लिए भी कहीं प्रिपरेशन नहीं की थी। हम सब 8-10 फ्रेंड्स हैं साथ में, हमारा एक ग्रुप है और हम सब ने असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू दिए हैं। तो मैं जिस चीज़ पे मैं यहाँ जोर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम जब भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो कोचिंग होती है, चाहे वो जीके हो, चाहे वो अपना सब्जेक्ट हो या इंटरव्यू हो। और इंटरव्यू के बारे में तो जो सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें चलती है कि मार्क्स नहीं देते हैं, पैसे लेते हैं, और ये सारी चीज़ें साथियों फालतू बातें होती है एकदम। क्योंकि मयंक का अगर हम इंटरव्यू स्कोर की जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मयंक ने जैसा आपको बताया कि 110 नंबर इनके रिटर्न में थे और 131 जनरल की कट ऑफ थी, यानी 21 मार्क्स के लगभग मयंक को जीके में मिले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है और इसके लिए मयंक कहीं कोचिंग करने नहीं गए। हमने डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा सर के निर्देशन में हम सब साथ में मिलते थे, हम बैठते थे और खुद ही एक दूसरे के मॉक हम लेते थे। और ये कितनी बेनिफिशियल रही ये मयंक आपको खुद बताएंगे। हम कहीं कोचिंग करने नहीं गए और आपको भी किसी के पीछे किसी के मतलब डिपेंडेंट किसी पर होने की ज़रूरत नहीं है कोचिंग के लिए या एग्ज़ाम के किसी भी फेज के लिए। सर जैसा कि मेरे मार्क्स अराउंड 110 थे, तो मुझे पता था कि जनरल कैटेगरीज होने की वजह से मुझे इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो सर इसलिए मैंने इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। मैं सर के कांटेक्ट में आया, धर्मेंद्र मिश्रा सर के। तो वहाँ मुझे पता चला कि मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है, और बाकी लोगों ने भी बाकी सब्जेक्ट्स के जो इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स थे वो भी वहाँ तैयारी कर रहे थे। तो सर उनके कांटेक्ट में मैं आया। यहाँ पे आने के बाद आपको सर इंटरव्यू के लिए अनुभव की, कोई व्यक्ति जिसके पास अनुभव हो उसकी ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मुझे ऐसे कई लोग मिले जिनके पास काफ़ी अनुभव था आरपीएससी के इंटरव्यू के बारे में। तो वो सर मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। यहाँ पे आने के बाद इंटरव्यू देने के बाद जो फीडबैक मिलता था वो सर मेरे बहुत काम आया, और उससे मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काफ़ी काम किया, और कैसे एंटर होना है, कैसे बोर्ड मेंबर्स को ग्रीट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ हमें सिखाई गई, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही सर। तो मयंक, इसके अलावा आप अपने जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या और एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहेंगे, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो? सर मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करें, और जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं सबसे ज़्यादा उन पर फोकस करें। अगर आपको वो आते हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें। दूसरा चीज़, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, वो डायनेमिक है, उसमें डेटा वगैरह चेंज होता रहता है। तो अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखें, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते रहें, और इससे आपका जो एक डायनेमिक अप्रोच आपको मिलेगा सब्जेक्ट को लेकर। और बाकी सर स्ट्रेस और एंजाइटी तो होती ही है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान, तो उससे तो डील करना ही होता है सर, बिल्कुल। तो साथियों, जैसा मयंक ने हमें बताया कि जब भी इन्होंने जेआरएफ का जब एग्ज़ाम दिया था उसमें इन्होंने सेल्फ स्टडी की। जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम है, मयंक ने सेल्फ स्टडी की। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी इन्होंने सेल्फ ही प्रिपरेशन किया, कहीं कहीं कोचिंग पे नहीं गए। और इसके अलावा साथियों, केवल मयंक ही नहीं, मैं आपके सामने और भी ऐसे हम अपने साथियों को लेकर आऊँगा जिन्होंने अच्छी रैंक से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिन्होंने नेट क्लियर किया है, जेआरएफ क्लियर किया है, इवन आरएस क्लियर किया है। इन सभी हमारे साथियों ने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से अपनी सफलताएं अर्जित की है। तो एक परंपरा बनी हुई है कोचिंग की, कि कोचिंग के बिना हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो इस चीज़ को हमें दूर करना है। सेल्फ स्टडी अगर हम करते हैं, हार्ड वर्क हम करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। और जैसे मैंने भी इंटरव्यू की बात की, तो जो इंटरव्यू में इतनी अफवाहें होने के बावजूद भी हमारे जितने भी साथी थे, सब ने साथ में मिलकर प्रिपरेशन की इंटरव्यू की, और सब ने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। और 5 या 6 स्टूडेंट का हम में से सिलेक्शन हुआ भी है, और 3-4 स्टूडेंट का हम में से इंटरव्यू देना बाकी है।
तो इस तरीके से आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और एक ग्रुप बना के, एक होमोजीनियस ग्रुप बना के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे एक दूसरे की कमियां आपको देखने में मदद मिलेगी और उसको आप वो इम्प्रूव कर सकते हैं और कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू साथियों, और आगे मिलेंगे हम दूसरे स्टूडेंट के साथ, जो भी हमारे और साथी हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स में ही दूसरे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ के जिन्होंने अच्छी रैंक अर्जित किए हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। थैंक यू।